औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। अल्लाह हमारी मदद। बेटा, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 केमिस्ट्री 10th क्लास, चैप्टर नंबर 8 और नाम है चैप्टर का केमिकल इंडस्ट्रीज। नाउ वी विल डिस्कस केमिकल इंडस्ट्रीज का एक टॉपिक हम लोग जो है अब हम डिस्कस जैसे करने जा रहे हैं, दैट इज द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। सो कुछ हिस्से हमने डिस्कस किए, पीछे मेटलर्जी हमने डिस्कस किया, फिर हमने प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड धोबी सोडा डिस्कस किया, फिर यूरिया की प्रिपरेशन को डिस्कस किया, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री को। वेयर द मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज्ड टुडे कम फ्रॉम। ज़्यादातर एनर्जी जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आती है? फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? कोल, नेचुरल गैस, petroleum, etc. are called fossil fuels. The fuels that are obtained from the remains of living organisms are said to be the fossil fuels. तो fossil fuels are the energy rich substances. ये वो तवानाई से भरपूर मादाजात हैं जो बनते हैं, they are formed from the remains of organisms. ये जानदारों की बाक़ियात से हासिल होते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। कोल, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल और नेचुरल गैस, ये डेफिनेशन आ गई उसकी, बिकॉज दे वर फॉर्म्ड अंडरग्राउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वंस लिविंग गॉड। तो बंदा आपसे पूछ ले व्हाई दे आर कॉल्ड, तो यू विल हैव टू गिव द रीजन फ्रॉम हियर, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड अंडर द ग्राउंड फ्रॉम द fossils of the once living organisms. So you can give the reasons. ठीक है? The name petroleum is derived from the Latin word petra, mean rock, and oleum mean oil. So in a nutshell we can say that petroleum is the oil that is obtained from the rocks. ठीक है? So it is also called the crude oil. उसको crude oil भी कहते हैं। Petroleum or crude oil is a thick dark liquid composed mostly of hydrocarbons. तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से कर सकते हो, ए थिक डार्क लिक्विड कंपोज्ड मोस्टली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड द पेट्रोल और क्रूड ऑयल। सो पेट्रोल जो तुम गाड़ी में यूज करते हो असल में वो पेट्रोल नहीं, वो इसकी एक फ्रैक्शन है, ठीक है, वो इसका एक हिस्सा, इसका कंपोनेंट है। नेचुरल गैस यूजुअली एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट, याद रखना डिपॉजिट, सॉरी। तो नेचुरल गैस जो है ये भी आपको पेट्रोलियम के ज़खायर के साथ ही मिलती है। जब आप होल करते हैं पहले नेचुरल गैस बाहर आती है, जब नेचुरल गैस खत्म होती है तो फिर वहाँ से पेट्रोलियम को निकाला जाता है, याद रखिएगा। तो नेचुरल गैस यूजुअली एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स कंसिस्ट मोस्टली ऑफ मीथेन। इसमें ज़्यादा मीथेन गैस होती है, CH4, which also contains significant amounts of ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। नो, बहुत सारी थ्योरीज हैं ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में, लेकिन ये थ्योरी जो है ज़्यादातर मानी जाती है, कबूल की जाती है, तो हम इस थ्योरी को भी देख लेते हैं। So it is believed that petroleum was formed from the organisms that lived hundreds of millions of years ago. ये यकीन किया जाता है कि पेट्रोलियम उन जानदारों से बना है जो कई 100 लाख साल पहले मौजूद थे, ठीक है, ठीक है या नहीं? प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सी डाइड, पौधे और जानवर समंदर में मर गए। दियर रिमेन्स पाइल्ड अप, उनकी जो रिमेन्स थे, जो उनकी बाक़ियात थी, वो समंदर की तह में इकट्ठी होना शुरू हुई। लेयर्स ऑफ सैंड्स, रॉक्स एंड मड बरीड द डेड ऑर्गेनिजम्स, जो तहें थी किसकी? रेत की, चट्टानों की और मिट्टी की, कीचड़ की, उन्होंने उनको ऊपर से ढांप लिया। ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, हीट की मौजूदगी में, एंड प्रेशर ऑफ द सेडिमेंट्स, और तहें जो हैं चट्टानों की, उन्होंने, ठीक है, एंड बैक्टीरिया, तीन चीज़ें, पहली बात एब्सेंस ऑफ एयर, फिर हीट, फिर प्रेशर और फिर
बैक्टीरिया ने क्या काम किया, बैक्टीरियल इफेक्ट ने चेंज कर दिया और मटीरियल टू डार्क ब्राउनिश विस्कस, इसमें एक गाढ़े किसके भूरे कलर के चिपकदार लैसदार लिक्विड में, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो ये थ्योरी है। कहाँ से शुरू हुई? यहाँ से शुरू से शुरू कर ले। कोई बंदा इसकी ओरिजिन के बारे में पूछे तो आपने बताना है बेटा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल, द गैसियस प्रोडक्ट्स अकमुलेटेड ओवर द पेट्रोलियम। अब जो गैसेस बनी वो उसके ऊपर इकट्ठी हो गई। सो वो जो गैसियस प्रोडक्ट्स थे, दे आर कॉल्ड द नेचुरल गैस। तो दे आर कॉल्ड नेचुरल गैस। माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम जी, पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग द होल्स इनटू द अर्थ क्रस्ट। जो पेट्रोलियम है हम उसको हासिल करते हैं जमीन की तह में, या जमीन की सतह पर क्या करके, सुराख करके, जमीन की सतह पर सुराख करके हम लोग पेट्रोलियम को हासिल करते हैं, या बोरिंग करके, जैसे जमीन से हम पानी नहीं निकालते वैसे। तो पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स इनटू द अर्थ क्रस्ट वेयर इट इज फाउंड, जहां हमें वो मिलता है। when the rocks are drilled, जब चट्टानों में सुराख किए जाते हैं तो फिर क्या होता है जी? नेचुरल गैस कम्स आउट फर्स्ट विद ग्रेट प्रेशर, ठीक है। तो आफ्टर द गैस प्रेशर सबसाइड्स, जब गैस का प्रेशर कम होता है, देन पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय द पंप्स। प्रॉब्लम जी, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। अब जो वो जमीन से बड़ा थिक मटेरियल आपको मिलेगा, आपने वो गाड़ी में डाल के नहीं चलाना, बल्कि उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है, उसको हीट करना है, ठीक है। वो एक मिक्सचर है, वो एक कंपाउंड नहीं है, बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर है। तो डेफिनेशन है जी, पहली बात तो ये देखें कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल की डेफिनेशन क्या था। कन्वर्जन ऑफ क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। डेफिनेशन फिर और उसके बाद जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के नतीजे में, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में, दे आर सेड टू बी द फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। तो these useful products obtained from the petroleum are called fractions of the petroleum. Each fraction consists of a mixture of hydrocarbons which boil in a certain range of temperature. हर फ्रैक्शन हर जुज्व जो होता है, जो हमें मिलता है पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, consist of a mixture of hydrocarbon, वो भी एक मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, which boil, जो कि बॉयल करते हैं एक certain range of temperature में। मैं आगे आपको बताता भी हूँ, ठीक है। तो हर फ्रैक्शन पहली बात तो एक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होती है, इसको माइंड में बिठाएं इन पॉइंट्स को। हर फ्रैक्शन क्या होती है? एक मिक्सचर ऑफ कार्बन। पहले डेफिनेशन आएगी फ्रैक्शन की, फिर उसकी कंपोजिशन का, कि हर फ्रैक्शन जो है वो एक हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होती है और वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे बॉयल करती है। पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन ए टॉल फ्रैक्शनेटिंग टावर। अब वो जगह जहाँ पे पेट्रोल को उसकी फ्रैक्शंस के अंदर चेंज किया जाएगा, उसके उन कंपोनेंट्स में जो कि हमारे लिए यूजफुल या चेंज किया जाएगा, उस टावर को वैसे स्टिल का नाम भी दिया जाता है, लेकिन पेट्रोल आप सिर्फ इसको याद कर लें कि फ्रैक्शनेटिंग टावर उसे कहते हैं, ठीक है। द क्रूड ऑयल इज हीटेड। अब ये स्टेप्स देख लें आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के, कि जो आपका क्रूड ऑयल है जो कि आपको जमीन से मिला, उसे हीट करता है 400 डिग्री सेल्सियस तक अंडर द हाई प्रेशर काफी ज्यादा इसके ऊपर रखा जाता है, इन्हें फर्नेस एक भट्टी में। सवाल पैदा हो सकता है प्रेशर इतना ज्यादा क्यों रखा जाता है बेटा? इसलिए ताकि आपका पेट्रोलियम बॉयल ना करे, ठीक है। पता है जब प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। याद है ना, हमने पढ़ा था 9th क्लास में। देन इट इज पास थ्रू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम पर, हम इसको कॉलम से जब सही गर्म हो जाता है ना पेट्रोल 400 डिग्री सेल्सियस तक, हम उसको छोड़ते हैं इसमें, उस टावर में, और उसके ऊपर से प्रेशर का कर देते हैं 180 m। तो जैसे ही प्रेशर कम होता है, वो तो पहले ही गर्म था, उसका टेम्परेचर ही 400 डिग्री सेल्सियस है, वो फौरन गैस में चेंज होता है, फौरन गैस में चेंज होता है, और हर गैस अपने अपने लेवल पे जाके ठंडी हो जाती है और उसका मुझसे अलग कर लेते हैं। तो ये देखें जी, तो कहता है इट्स वेपर राइज। जब हम उसको उस कॉलम में, उस टावर में दाखिल करते हैं तो इसके वेपर्स ऊपर उठते हैं थ्रू द कॉलम। एज हॉट वेपर्स मूव अप, जैसे जैसे हॉट वेपर्स जो हैं, जो बुखारात हैं, वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, दे कंडेंस, वो ठंडे होते जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से, इन वेरियस फ्रैक्शन, मुख्तलिफ फ्रैक्शंस के अंदर। कंपाउंड्स विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस फर्स्ट। वो कंपाउंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट का सबसे ज्यादा होता है, वो सबसे पहले कंडेंस करते हैं, बॉटम पे बैठ जाते हैं, ठीक है। फिर सुन लें, कंपाउंड्स विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स कंडेंस फर्स्ट नियर द बॉटम। कंपाउंड्स विद लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस लास्ट नियर द टॉप। वो टॉप पे जाके ठंडे होते हैं, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो बॉटम पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स विच डू नॉट बॉयल
वो कंपाउंड्स जो बॉयल ही नहीं करते कलेक्ट एट द बॉटम एज रेजिड्यू, वो बतौर रेजिड्यू लुक के तौर पर आपको मिल जाते हैं नीचे, ठीक है। इन दिस वे वेपर कंडेंस ग्रेजुअली एट डिफरेंट लेवल्स अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, therefore crude oil is separated, in this way crude oil is separated into various fractions. Each fraction has its own specific boiling point, boiling range एंड कंपोजिशन। हर फ्रैक्शन का अपना एक अपनी एक बॉइलिंग रेंज होती है, यानी कि 100 पे सारा बॉयल नहीं, उसकी एक रेंज होती है कि यहाँ से यहाँ तक बॉयल करेगी, ठीक है। तो हर फ्रैक्शन की अपनी एक बॉइलिंग रेंज होती है और अपनी एक कंपोजिशन होती है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं। हाउ मेनी फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड, तो ये लें जी, कितनी फ्रैक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है जी। लो जी, तो बेटे ये देखें ज़रा, क्रूड ऑयल यहाँ से 400 डिग्री सेल्सियस तक हीटेड और हाई प्रेशर के तहत इसको यहाँ से जब यहाँ भेजते हैं तो ये फौरन, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है वो ऊपर चले जाते हैं, जिनका ज़्यादा होता है वो नीचे रहते हैं। और यहाँ से अब ये देखें, बिटुमेन आपको मिल रहा है, ये आपको फ्यूल ऑयल्स भी मिल रहे हैं, फिर आपको लुब्रिकेटिंग जो आपका वो नहीं होता मोबाइल ऑयल वगैरह वो मिलते हैं, डीजल मिलता है आपको, कैरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल मिलता है, नफ्ता आपको मिलता है, गैसोलीन और पेट्रोल जो आप गाड़ियों में डालते हैं वो मिलता है, फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो LPG जिसे कहते हैं, ये आप चूल्हों में जलाते हैं, बड़े बड़े सिलेंडर नहीं आते घरों में, ये तो ये आपको बता रहे हैं जी, कहता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसकी कंपोजिशन क्या, उसमें एक से, ये आपने याद करना है, ठीक है, उसमें 1 से 4 तक कार्बन एटम्स होते हैं, उसकी बॉइलिंग रेंज क्या जी, वो 20 से नीचे बॉयल करती है, 20 डिग्री सेल्सियस से। पेट्रोल, ठीक है, मोटर कार में यूज करते हैं 5 से 10 तक, इसके अंदर इसकी कंपोजिशन भी आनी चाहिए, इसकी बॉइलिंग रेंज का पता भी होना चाहिए, 35 से 70 के दरमियान में ये क्या करेगी, बॉयल करेगी। नेफ्था 8 से 12 तक इसके अंदर कार्बन एटम्स हो सकते हैं और ये 70 से 120 के दरमियान में बॉयल करता है। केमिकल फीडस्टॉक फॉर मेकिंग ड्रग्स, प्लास्टिक्स एंड अदर केमिकल्स। फिर कैरोसिन ऑयल है, तो इसके अंदर इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसकी जो बॉइलिंग रेंज है वो 170 से 250 तक का, कार्बन एटम्स की तादाद इसके अंदर 10 से 16 तक होती है। और ये फ्यूल फॉर द जेट प्लेन्स, फ्यूल फॉर द हीटिंग, लाइटिंग एंड कुकिंग, ठीक है। डीजल 14 से 20 तक कार्बन एटम्स होते हैं, बॉइलिंग रेंज ये है। और ये कहाँ यूज होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, कार्बन एटम्स की रेंज क्या, उसके अंदर किस रेंज से किस रेंज तक कार्बन एटम्स होते हैं, उसकी बॉइलिंग रेंज क्या, कहाँ यूज होता है। फ्यूल ऑयल जो है 50 से 70 तक कार्बन एटम्स होते हैं, इसके अंदर 500 से 600 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में ये बॉयल करता है। फ्यूल फॉर द पावर स्टेशंस, फिर फैक्ट्रीज एंड शिप्स। एंड बिटुमेन क्या, मोर देन 70 कार्बन एटम्स होते हैं एंड रोड्स को पक्का करने में इस्तेमाल होता है, रूफिंग के लिए, तो मोर देन इसका जो इसकी बॉइलिंग रेंज 500 से ऊपर होती है। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज जी, आपने डिफाइन पेट्रोलियम कर दिया, लिस्ट नेम द फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, लिस्ट 1 यूज ऑफ ईच पेट्रोलियम फ्रैक्शन, अभी आपको करवा चुका हूँ पीछे, हाउ इज पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड, तो बाय डिगिंग द होल्स, मैंने ये पीछे आपको करवा दिया था ऐसे, ठीक है। सो नाउ जी आखिर पे 2 आपके बॉक्सेस थे, मैं बुक से पढ़ देता हूँ अब इनको, आ जाए। अल्लाह अकबर। कहता वुड, ऑयल और इलेक्ट्रिकल फायर्स। अब गौर से सुनना बेटा, आग लकड़ी को भी लगती है, आग तेल को भी लगती है और बिजली से भी लगती है। जैसे अभी रिसेंटली हमारे कुलीग या हमारे जिसे कहते हैं अजीज़ों के स्कूल में लगी थी, तो नीचे, तो अल्लाह पाक उन पे रहम फरमाए, उन बच्चों को सेहत दे। तो लकड़ी, तेल और जो ऑयल से या बिजली से जो आग लगती है, रिक्वायर्स डिफरेंट टेक्निक्स टू पुट देम आउट। लकड़ी, तेल और बिजली से लगने वाली जो आग है, उनको बुझाने के जो तरीके हैं वो मुख्तलिफ हैं। वुड फायर इज जनरली एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग वाटर ऑन इट। जो लकड़ी को आग लगती है उसके ऊपर पानी फेंक के उसको बुझाया जाता है। अगर बिजली से आग लगी है, पानी मत फेंकिएगा प्लीज, वरना सब मरेंगे, ठीक है। पानी एक अच्छा, जिसे कहते हैं ना, वो जो हमारा इम्प्योर वाटर है, प्योर पानी नहीं, हम जो यूज करते हैं वो तो इम्प्योर है, उससे बिजली पास होती है, सारे मर जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो कहता है वुड फायर इज जनरली एक्सटिंग्विश्ड बाय वाटर, बाय पोरिंग वाटर और थ्रोइंग वाटर ऑन इट। वाटर हैज हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पानी की वेपोराइजेशन हीट का बहुत, मैंने पहले ये बताया था शुरू वाटर के चैप्टर में। तो पानी क्या करेगा, ज़्यादातर हीट को एब्जॉर्ब करके साथ लकड़ी को भी गीला कर देगा। लकड़ी, गीली लकड़ी जलती क्यों नहीं, इट एब्जॉर्ब्स considerable amount of heat from the fire before it vaporizes, so it gradually cools burning wood and extinguishes the fire. वाटर से आपने लकड़ी की आग को बुझाना, क्यों, रीजन दे दिया, ठीक है। यहाँ से रीजनिंग शुरू हो रही है।
और यहाँ पे रीजनिंग खत्म होगी। ऑयल फायर ऑन द अदर हैंड कैन नॉट बी पुट ऑफ बाय द वाटर। ऐसा क्यों है? अगर आप उसके ऊपर पानी फेंकेंगे तो बेटा आपको पता है ऑयल की डेंसिटी पानी से क्या होती है, कम होती है। ऑयल सरफेस पे तैरेगा और आग जलती रहेगी, ठीक है, इसलिए आपने पानी नहीं फेंकना। सो oil fire on the other hand cannot be put off by the water. This is because oil and water do not mix. They are, ठीक है, at the same time oil is lighter than the water, it flows over the water. The fire also spreads with the with floating water. So water cannot cut off contact between the burning oil and the oxygen. Oxygen चाहिए, हमने oxygen की supply रोकनी है असल में उसको, ठीक है। So oil fire is usually put off by throwing sand on it. Clear हो गया? Electrical fires can only be put off by fire extinguishers. Cylinders पड़े हुए ना पे कार्बन डाइऑक्साइड के, उनके जरिए से हम इसको extinguish करते हैं। प्रॉब्लम किसी को। नंबर 2 जी, ए पर्सन हु स्टडीज केमिस्ट्री। अगर आपका दिल बढ़ाएंगे कि आप केमिस्ट्री पढ़ें आगे, तो ए पर्सन हु स्टडीज आपके लिए मोटिवेशनल ब्लॉक है ये एक। ए पर्सन हु स्टडीज केमिस्ट्री एंड वर्क्स विद केमिकल्स इज कॉल्ड केमिस्ट। केमिस्ट की डेफिनेशन आ गई। केमिस्ट हैव अपॉर्चुनिटीज इन ऑल द फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री। फॉर इंस्टेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट है, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट का करता है have good opportunities to work in industries like petroleum, petrochemical and pharmaceutical industries. They can research on new products, more effective medicines, new pesticides for better crops. Next, new ways to help people reduce environmental pollution वगैरह वगैरह जो है ना, इनके ऊपर रिसर्च करता है। कौन रिसर्च करता है जी इसके ऊपर? कौन करता है जी? कौन सा केमिस्ट? ऑर्गेनिक केमिस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट। As a food chemist, you can work in food processing industry. You can discover new methods to store, improve texture and flavor of the foods. In hospitals, chemists analyze blood. ये जो खून के चेक करते हैं ना, ब्लड टेस्ट हो गया आपका, आपके यूराइन का टेस्ट हो गया, आपके स्टूल का टेस्ट हो गया, ये भी केमिस्ट होते हैं। तो इन हॉस्पिटल्स केमिस्ट एनालाइज ब्लड, यूराइन एंड स्टूल सैंपल्स टू डिटेक्ट एनी डिजीज। वहाँ पे जर्म्स होंगे तो उससे वो डिजीज को डिटेक्ट कर लेते हैं। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एज न्यूक्लियर केमिस्ट यू कैन वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू न्यूक्लियर मेडिसिन बिसाइड गिविंग कीमियोथेरापी। कीमियोथेरापी किसको देते हैं? कैंसर के पेशेंट को देते हैं, ठीक है। कीमियोथेरापी एंड रेडिएशन थेरापी टू द कैंसर पेशेंट्स, ठीक है। तो कैंसर के पेशेंट्स का ये इलाज कीमियोथेरापी से होता है या फिर रेडिएशन से होता है। तो बजाय इसके हम उनको रेडिएशन दें या कीमियोथेरापी दें, हमें क्या करना चाहिए? हम उनके लिए कोई मेडिसिन तैयार कर दें जिससे वो अच्छे बड़ी आसानी से जो है ना वो उनका इलाज हो जाए। As inorganic chemist, you can work in chemical industries such as manufacturing cement, glass, soap, detergent, fertilizers, acids, alkalis, soda ash, dyes and explosives, etc. क्लियर हो गया? तो आपको बताया कि आप एज ए ऑर्गेनिक केमिस्ट कहाँ काम कर सकते हैं, आप फूड केमिस्ट के तौर पे कहाँ काम कर सकते हैं, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट के तौर पे कहाँ काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम किसी को? आप बायो केमिस्ट के तौर पे कहाँ काम कर सकते हैं। सुनो जी, the modern application of chemical technology is a big business। कहते हैं आजकल जो जदीद इस्तेमाल है कि केमिस्ट्री की टेक्नोलॉजी का, इसके फन का, वो बहुत ही बड़ा कारोबार है। केमिकल फर्म्स स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। जो कीमियाई आपकी सनतें हैं वो अरबों डॉलर्स खर्च करती हैं ऑन द केमिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो आपके केमिकल्स हैं उनकी खोज पे और उनकी बेहतरी पे। द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ केमिस्ट्री ब्रिंग्स अस न्यू मेडिसिन्स। जो इंडस्ट्रियल यूज ऑफ केमिस्ट्री है वो हमें नई प्रोडक्ट्स देता है, नई मेडिसिन देता है। लाइफ सेविंग ड्रग्स जिससे ज़िंदगी बचती है। इफेक्टिव पेस्टिसाइड्स, बहुत ही मौसर किस्म के कीड़े मार अद्वियात। जर्मिसाइड, जर्म्स किलिंग जो हमारे पास अद्वियात हैं। फंजीसाइड्स, ठीक है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, स्वीटनेस, ठीक है। तो दीज केमिकल्स हैव रेज्ड अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन्होंने हमारे रहने सहने के तरीकों को बेहतर किया हो। और बिसाइड बेनिफिट्स, आप कहते हैं ये तो सारे फायदे गिनवा देना कहते हैं, लेकिन बिसाइड बेनिफिट्स, फायदों के साथ साथ दीज सब्सटेंसेस हैव सम ड्रॉबैक्स। इनके कुछ नुकसानात भी हैं एंड रिस्क और कुछ खतरे भी हैं। इट इज़ द जॉब ऑफ सेल्स ऑफिसर टू कीप यू अवेयर ऑफ सच ड्रॉबैक्स बिसाइड एक्सप्लेनिंग बेनिफिट्स। बेनिफिट्स तो बताते हैं, ड्रॉबैक कोई नहीं बताता। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्सप्रेस बेनिफिट्स ऑफ केमिकल्स। ये बहुत अहम है कि हम लोगों को बयान करें फ़ायदे इन ए वे दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, कि हर बंदा उसको समझ सके। अगर आप ना समझा सके तो भाई आपकी प्रोडक्ट कोई नहीं बिकेगी। इन ऑर्डर टू शेयर इन्फॉर्मेशन, मालूमात को शेयर करने के लिए
ही नीड्स टू डेवलप, उसको ज़रूरत है क्या करने की, डेवलप करने की या पैदा करने की गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब अच्छी बात करने की महारत। तो टू प्रोमोट केमिकल सेल्स, इससे उसकी केमिकल सेल्स जो हैं उनको बढ़ोतरी मिलेगी। ये आपका कॉन्सेप्ट ब्रीफ मैप है। तो इसी के साथ बेटा जी आपका जो चैप्टर है वो हुआ क्लोज। सो ये कॉन्सेप्ट ब्रीफ मैप, पहले हमने ओट्स के ऊपर बात की, फिर हमने सालवे प्रोसेस को डिस्कस किया, यूरिया की प्रिपरेशन को डिस्कस किया और साथ ही पेट्रोलियम केमिकल इंडस्ट्री। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।